आदरणीय अशोक जी, ज्योति जोशी जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरी पहली कविता का शीर्षक है उदासी। अठमाहे गर्भ को अपनी देह में छिपाए वह लेटी है आंखें मूंद कर, ऐसे जैसे सो रही हो गहरी नींद, और सो रहा हो उसके पेट में उसका 8 माह बच्चा। ये अखबार में छपी एक तस्वीर है जहां भीषण त्रासदी के निशान बिखरे पड़े हैं यहाँ वहां। पूरे परिदृश्य में मची हलचल और हाहाकार के बीच दीवार से सिर टिकाए वह स्त्री मृत पड़ी है, ऐसे जैसे दिन भर के काम के बाद थक कर सो गई हो पल भर, और ऐसे जैसे पल भर सो लेने के बाद सहारा लेकर इसी दीवार का खड़ी होगी फिर से और सहलाएगी अपने अजन्मे बच्चे को मन भर। जैसे सो गया हो उसके भीतर ही उसका 8 माह गर्भ भी अपनी माँ के पेट से टेक लगाए सो रहा वह मासूम सुरक्षित है भीतर, कि सबसे सुरक्षित महसूसते हैं बच्चे स्वयं को जब होते हैं माँ के स्नेह से भरे अंक में। मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है उस मासूम का मृत चेहरा कि पेट के भीतर अपने नन्हे हाथों से कैसे थाम रखा होगा उसने अपनी माँ को। अपनी आंखें नीचे कितना सुरक्षित महसूस रहा होगा वह खुद को, और इसी तरह अजन्मा ही लौट गया वह जहाँ से आया था। यह मेरे समय का भयानक सच है कि चारों तरफ मचा है हाहाकार और अजन्मे ही लौट जा रहे हैं बच्चे, ऐसे जैसे कोई उदास लौट जाए दरवाजे से। दूसरी कविता है मैं 10 साल की नन्ही बच्ची थी। बलात्कार पीड़ित 10 साल की बच्ची पर एक कविता है। अपनी देह के गणित से अनजान फिर जोर जोर से दोहरा रही थी 13 का पहाड़ा, और पहाड़ की ऊंची नीची गड्ढ मड्ढ राहों को फलांगती जा रही थी। भूल कर बीच बीच में सारा गणित वह गुनगुनाने लगती थी कोई गीत ऐसा जो ठीक पहाड़ों के बीच से उठता था, और पत्थर से जड़ दिखते पहाड़ उसके उत्साह का देते थे जवाब दुगने उत्साह से। वह 10 साल की नन्ही बच्ची थी जो नहीं जानती थी कि उसके देह पर उगेगा ऐसा कुछ जिससे आकर्षित होता आया है आदिम पुरुष। 13 का पहाड़ा दोहराती और बीच बीच में पहाड़ी गीत गुनगुनाती जाकर बताएगी बाबा को उसने आज फिर बादल को रंग बदलते देखा है। बाबा उत्सुकता से पूछेंगे कहाँ, और वे खोल कर रख देगी अपनी कॉपी जिसमें उसने रंगा है बादलों को आज गहरे गुलाबी रंग से। बाबा हंसेंगे और बाबा की लाडली खिलखिलाएगी और बाहर मौसम और इंद्रधनुषी हो जाएगा। उसने बांध रखी है बाबा की बात गांठ से कि उसके हंसने से ही पहाड़ होते हैं इतने खूबसूरत कि वह जितना हंसेगी ये पहाड़ उतने ही रंगों से होंगे सराबोर। वह जानती है कि वह हंसती है तो खिलता है इंद्रधनुष। वह जानती है कि वह हंसती है तो खिलता है इंद्रधनुष। नहीं तो सोचो कि जहां वह नहीं होती वहां इंद्रधनुष भी क्यों नहीं होता। वह हंसती है खूब खिलकर कि उसके हंसने से ही उर्वर है ये पृथ्वी। 13 का जटिल पहाड़ा भी उसके उत्साह को नहीं कर पाता कम, और वह स्कूल से घर तक की दूरी को नापती है पहाड़े को रटने की क्रिया में। उसे नहीं पता कि उसकी हंसी से उत्तेजित हो रहा है कोई कहीं, कि उसके देह पर जिस पर अभी उभरा ही नहीं वह आदिम सौंदर्य विचलित कर रहा है किसी को। वह खींच ली गई है पहाड़ों के गड्ढ मड्ढ खोहों में। उसकी चीख का जवाब नहीं दिया पहाड़ों ने भी, कि जैसे सहम गए हैं वे कहीं भीतर तक। उसकी देह जिस पर अभी बाकी था उभरना आदिम सौंदर्य नोच कर फेंक दी गई है, और पहाड़ खड़े हैं चुपचाप दम साधे। 13 के पहाड़े से भी जटिल गणित उभरा है उसकी देह पर, इसे गिना नहीं जा सकता किसी जतन से। बाबा सच कहते थे कि उसके हंसने से ही होते हैं पहाड़ खूबसूरत, उसके होने से ही खिलता है इंद्रधनुष आसमान को चीर कर। आज नहीं है पहाड़ों में गूंजती उसकी हंसी, देह तो है लेकिन नहीं है उसमें उसका होना। पहाड़ उदास हैं, आसमान में नहीं खिला है इंद्रधनुष। पहाड़ों ने बंद कर दिया है लौटाना गीतों के बोल। अब वहां पसरी है खामोशी, और बादल उसकी कॉपी के रंगों से ठीक उलट हो गए हैं सुर्ख लाल। एक कविता है मैं प्रेम करती हूँ और ठिठक जाती हूँ। तुम्हें प्रेम करने से मुझे रोकता है मेरा समय, कि जब जब चाहती हूँ तुम पर प्यार लुटाना। न जाने कहां से कितने दृश्य हम दोनों के बीच आ खड़े होते हैं, जिनमें छिपा रहता है कुछ इतना भयावह इतना विद्रूप कि प्रेम एक बार भी गैर जरूरी सा लगने लगता है। इन दिनों जितनी तेज होती जा रही है तलवारों की धार, कविता की धार भी हो गई है उतनी ही पैनी। बंदूक की नोक पर खड़े कर जहां किया जा रहा हो प्रेम, वहीं तुम्हारे लिए लिखी प्रेम कविता में मैं शर्म से धंसा लेती हूँ अपना सर,
कि समय ने खारिज कर दिया है प्रेम कविता को। ऐसे समय में जहां जिंदा रहने के लिए जरूरी हो जाए प्रमाण पत्र, वहां बिना किसी प्रमाण पत्र के तुम्हारा प्रेम निवेदन अप्रमाणिक ही तो है। अप्रमाणिक और अविश्वसनीय ही तो है तुम्हारा मुझ पर सर्वस्व लुटा देना और एक भी विज्ञापन न दिखना उसका शहर की दीवारों पर। इन दिनों विज्ञापनों से पटी हैं हवाएं इस कदर कि चाहकर भी नहीं रख सकती इन पर मैं एक चुंबन तुम्हारे लिए। इन दिनों खेतों में पनपने लगा है बारूद कि मैं उनकी ओर बढ़ती हूँ और ठिठक जाती हूँ। फूलों से अधिक कांटे हैं डालियों पर इन दिनों कि मैं बढ़ाती हूँ हाथ और लहूलुहान हो जाती हूँ। ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है, किसका है ये पानी, ये आग किसकी है। चारों ओर फैले इस भयावह शोर में घबरा जाती हूँ मैं और बटोरने लगती हूँ इधर उधर फैले स्पंदन, फूल, खुशबुएं, स्पर्श के एहसास बटोरने लगती हूँ मैं, बटोरने लगती हूँ अपने प्रेम पत्र जो लिखे थे मैंने तुम्हारे लिए, जो लिखे थे मैंने तुम्हारे लिए। एक अन्य कविता है झूठ बोलती लड़कियां। न जाने क्यों झूठ बोलती लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं। झूठ बोलती लड़कियों का झूठ बोलता न जाने क्यों मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है उनका झूठ बोलकर कुछ पल चुरा लेना सारे दायरों से। इन चुने हुए कुछ पलों में वे फड़फड़ा आती हैं अपने पंखों को कुछ देर के लिए खुली हवा में और सुते हुए नथनों में भरकर हवा के ताजे झोंके वे फिर लौट आती हैं अपने पहले से तय दायरों में। झूठ बोलती लड़कियां बोलती हैं छोटे छोटे झूठ और अपने जीवन के चुपते नुकीले सचों को ताक पर रख देती हैं कुछ देर के लिए। वे छूती हैं झूठ से बनी इस छोटी सी दुनिया को अपनी कोमल उंगलियों के कोमल पोरों से और उसकी सिहरन से भीतर तक झूम जाती हैं। झूठ बोलती लड़कियां बोलती हैं झूठ और उन पलों में अक्सर कहती हैं दुनिया खूबसूरत है, इसे ऐसा ही होना चाहिए। अंधेरा। ऐसे समय में जब चारों ओर मचा हो हुल्लड़, फूहड़ गीतों, भद्दे संगीत और भड़काऊ नारों का, जब सारा जवान खून भूलकर अपने बहने की सही दिशा भटक रहा है निरुद्देश्य, जब दिशाहीन हो गई हैं दिशाएं और रास्ता दिखाने के सभी चिन्ह हो गए हैं आपस में गड्ढमड, जब धर्म के नाम पर हो रही हैं रोज नई व्याख्याएं, जब साहित्य के नाम पर परोसा जा रहा है कुछ बेहद अश्लील, बेहद भौंडा, तुम्हारा आवाज उठाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब चारों ओर से निकल गए हैं रंग भरवाने, तब तुम्हारा अपने जमीन पर पांव टिकाए रखना और आंखों में चमक हिम्मत बनाती है मुझे कि तुमने चुने हैं अपने लिए नए रास्ते, तुमने चुने हैं अपने हिस्से संघर्ष और ताकत, फूहड़ को फूहड़ कहने की। ऐसे समय में जब आसान और सरल सबसे प्रचलित मुहावरे हों, तुम्हारी तनी हुई मुट्ठी विश्वास जगाती है कि सब कुछ तय नहीं होगा एक तरफा ही, कि जो भारी होगा पल्लड़ा एक ही तरफ, दूसरे तरफ तुम जैसे लोग खड़े रहेंगे अपनी रत्ती भर हिम्मत के साथ। ये कितना उम्मीद जगाता है ना कि कोई खोले इतिहास को दूसरी तरह से और उंगली रख दे उन शब्दों पर, कि ये कितना उम्मीद जगाता है ना कि कोई खोले इतिहास को दूसरी तरह से और उंगली रख दे उन शब्दों पर जिनकी की प्रस्तुत की जा रही हैं गलत व्याख्याएं और एक हुजूम है कि जुट गया है उसे लिपिबद्ध करने। तुम तोड़ो उन शिलालेखों को अपनी ताकत भर कि जिनमें कैद कर रख दिए गए हैं शब्द और सभ्यताएं उलझन में हैं उनके ठीक ठीक अर्थों को लेकर। तुम तोड़ो रत्ती रत्ती कि मैं बनूंगी तुम्हारी छैनी, तुम्हारा हथौड़ा भी, कि तुम ही तो हो जिसने उम्मीद जगाई है इस नाउम्मीदी से भरे समय में। जब चारों ओर फैला है घना अंधकार और कोशिश यह है कि इसे ही साबित कर दिया जाए उजाला, जब चारों ओर से आ रही हैं आवाजें अंधेरे को उजाले की जगह स्थापित कर देने की, तुम्हारी आंखों के दो जुगनू धीरे से रख देते हैं मेरे हाथ पर हाथ कि अंधेरा नहीं है उजाला, कि अंधेरा हो ही नहीं सकता उजाला। तुम अपनी आंखों के दो जुगनुओं को जलाए रखना ठीक उसी दिशा में जहां अंधेरा सबसे अधिक गहरा हो। ये कविता है कथक सीखते हुए, मैंने अपनी बेटी पर लिखी है। कथक सीखते हुए। जानती हो मेरी बच्ची, जब तुमने अपने घुंघरू वाले पाँव से पहली बार मारी थी थई जमीन पर, तो वे घुंघरू उस कमरे में नहीं मेरे अंतस में ही कहीं बजे थे। तुम उत्साहित थी बहुत अधिक और जोर जोर से रख रही थी पाँव धरती पर, ता थई थई तत, आ थई थई तत, तो उन घुंघरुओं ने पूरी लय छेड़ दी थी मेरे भीतर कहीं। शायद तुम नहीं जानती कि जितनी खुश थी तुम उस पल, उससे कहीं ज्यादा खुश थी मैं कि अब तुम्हारे पाँव थिरकेंगे अपनी ही लय पर, कि तुम अर्जित करोगी एक नई भाषा इन घुंघरुओं से, कि कुछ खास क्षणों में जब कम पड़ने लगेंगे शब्द अभिव्यक्ति के,
तुम्हारे पास होंगे घुंघरू जिनसे कहोगे तुम बहुत कुछ अनकहा। मेरी बच्ची, ये घुंघरू सिर्फ घुंघरू नहीं, आंखें हैं तुम्हारी, होंठ हैं तुम्हारे, तुम्हारे भीतर बहते संवेदनों का समुद्र है ये घुंघरू। अब तुम्हारे पैरों की थिरकन से पढ़ सकूंगी मैं और बेहतर और बेहतर। अगला अंश है इसका। आज जब तुम हर दिन निखर रही हो और ज्यादा, सीख रही हो नए नए भाव, नई थिरकने, टुकड़ा, आमद, ठाठ, लड़ी और न जाने क्या कुछ, तुमसे समृद्ध हो रही हूं मैं, यह कि तुमने समृद्ध ही किया है मुझे हमेशा। तीसरा अंश है। तुम मुस्कुराती हो तो मुस्कुराते हैं तुम्हारे नन्हे नन्हे पाँवों में बंधे घुंघरू, घुंघरू छनछनाते हैं तो मुस्कुराती हो तुम। घुंघरू और तुम्हारा ये कैसा नाता है कि समझ नहीं पाती मैं, ये तुम हो जो मुस्कुरा रही हो या घुंघरू है। एक और है इसका हिस्सा। कितनी प्यारी लग रही थी तुम उस पल जब नाच रही थी मगन अपने आप में ही। तुम नाच रही थी तो लग रहा था नाच रही है इज़ा डोरा, बेपरवाह अपने अतीत से। तुम नाच रही थी और नाच रहा था तुम्हारा अंग अंग, नृत्य की एक एक मुद्रा को आईने में निहारती, अपनी ही नन्ही नन्ही चूकों को सुधारती, ऐसे जैसे गुरु हो तुम खुद की ही और देख रही हो अपनी ही मुद्राएं किसी तटस्थ भाव से। कितना तो खोई हुई थी तुम खुद में, कितनी ही मदहोश अपनी ही कला पर। तुम नाच रही थी तो लग रहा था नाच रही है पूरी पृथ्वी और मुग्ध हो रहे हैं चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह। तुम्हारे पैर का चक्कर, तुम्हारी हस्त मुद्राएं, तुम्हारी आंखों की अदाएं, तुम्हारी चाल, तुम्हारा ठाठ, तुम्हारा टुकड़ा, तुम्हारा राग, कितना तो परिपूर्ण बना रहा था उस पल तुम्हें। पर मेरी बच्ची, इतना कुछ जानकर भी नहीं जान पाई तुम उस पल कि तुम्हारी हर उस मुद्रा पर नजर टिकी थी किसी और की भी। वह देख रहा था तुम्हारे हाथों पांवों का उठना, तुम्हारे पैरों की थिरकन से लेकर तुम्हारे चेहरे की मासूमियत तक, सब पर थी नजर उसकी। न जाने क्या था उन आंखों में कि तुम्हें एकटक निहारती, मुग्ध होती तुम पर भी। ठिठक गई मैं उस क्षण भर को। एक कविता है माँ और आशा पारेख। माँ जब आंखों की पुतलियों को लगभग नचाते हुए कहती है कि जवानी में लोग उन्हें आशा पारेख पुकारते थे, तब हम बच्चे मुंह दबाकर और कभी खुलकर उन पर हंस देते हैं। माँ हमें यकीन दिलाने की करती है हर संभव कोशिश और हम मन ही मन उन पर हंसते जाते हैं। वह एक एक कर गिनवाने लगती है उन दिल फेंक शोधों के नाम जो रोज उनके घर आने और जाने का समय अपनी घड़ी से मिलाकर रखते थे और उनके पास से गुजर जाने पर जोरों से आह भरा करते थे। वे माँ को देखकर बजाते थे सीटियां और फिल्मी गीत गाकर उन्हें रिझाने की करते थे कोशिश। अक्सर वे उन्हें पुकारते थे आशा पारेख और खून से लिखी चिट्ठियों से उन्हें भेजते थे अपने सच्चे प्यार का पैगाम। हम हंसते हैं माँ पर, लेकिन माँ उन यादों में फिर से जमा हो जाती है। उनकी आंखों के कोर पैने हो जाते हैं, ठीक आशा पारेख की बड़ी और कजरारी आंखों की तरह, और चेहरे पर उभर आती है वही लाज। उनकी आंखें शर्माने लगती हैं। मेरी माँ उन खास क्षणों में बहुत खूबसूरत दिखती है। उनकी आंखें आशा पारेख की तरह बड़ी और कजरारी हैं या नहीं जानती मैं, पर उस पल माँ की आंखें सचमुच खूबसूरत हो जाती हैं। बूढ़ी माँ के सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां एक विरोधाभास सा खड़ा कर देते हैं जब माँ उन खास पलों को जी रही होती है। मैं कल्पना करने लगती हूँ उन दिनों की जब माँ ठीक हमारी तरह इतराती होगी, शर्माती होगी, निहारती होगी खुद को घंटों आईने में और रिश्ती होगी खुद पर ही। आज सामने खड़ी माँ को उनके उन खास पलों में देखना सचमुच कितना सुखद लगता है। शुक्रिया।